बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें से एक बार दोबारा बताया गया है कि जो सार्कोमियर होता है उसके स्ट्रक्चर उस कैसे अरेंज होता है। ठीक है, मतलब उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जेड लाइंस हैं। ठीक है, इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो सारा सार्कोमियर एक कॉन्ट्रेक्टाइल अपरेटस है। ठीक है, अभी जो बैंड्स बनते हैं ना हमारे पास स्केलेटल मसल में, आई बैंड्स और ए बैंड्स, ये ऐसे बनते हैं कि ओवरलैप्स ऑफ जो मायोफाइब्रल्स होते हैं उससे के थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स कहाँ और कितना ओवरलैप करें। अब जो ए बैंड है ना, इसमें सारा का सारा मायोसिन आ जाता है। लेकिन और मायोसिन ऐसा है कि मायोसिन ओवरलैप करता है एक्टिन के साथ, और बीच में ऐसी रीजन भी जहाँ पे एक्टिन नहीं प्रेजेंट, जिसको हम एच जोन कहते हैं, और बीच में उसमें एम लाइन होती है। ठीक है, और जो आई बैंड होता है ना वो होता है, उसमें मायोसिन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो लाइट अपीयर भी होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना बोला गया है कि जो वो था जो जेड डिस्क है ना उसके साथ प्रेजेंट होता है उसमें जेड मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसको कहते हैं नेब्यूलेन, जो कि हेल्प करता है अल्फा एक्टिनिन जो एंकरिंग प्रोटीन था, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, कि वो मायोफिलामेंट थिन मायोफिलामेंट्स को जेड डिस्क के साथ कनेक्ट कर सके। ऐसे जो एच जोन की एम लाइन है ना, इसमें भी हमारे पास एक मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं मायोमेसिन। ठीक है, और ये हेल्प करता है कि जो मायोसिन है ना वो इंटैक्ट रहे अपनी जगह पे। अच्छा दूसरा ये कि इसके साथ साथ यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है क्रिएटिन काइनेज, और ये हेल्प करता है कि फॉस्फेट को एडीपी के साथ लगा दें। ठीक है, ताकि एटीपी दोबारा रीजनरेट हो जाए और एनर्जी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन जो वो रह सके हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे एक आता है स्ट्राइटेड मसल्स का ट्राइएड का जो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्राइएड क्या है कि जो इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पोर्शन ले लो और बीच में एक टिब्यूल ले लो, टी टिब्यूल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जो थ्री चीज़ों का स्ट्रक्चर बना है इसको ट्राइएड कहते हैं। ठीक है, असल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस स्ट्राइएटेड मसल्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सिस्टर्नी की फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सिस्टर्नी होते हैं या मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये और एक जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल होता है, ये क्या होता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल ऐसे इन्विजिनेशन द सर्कुलेमा होती है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ए आई जंक्शन जो है ना, यहाँ पे इस फिगर में भी हम दे सकते हैं, ये जो ए आई जंक्शन पे प्रेजेंट है ना, तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो इन्विजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा लेमा है, और साथ में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन है, ये एक ट्राइएड बनाता है। अच्छा इसकी इम्पोर्टेंस ये है ना इस ट्राइएड की, कि जब कैल्शियम जो होता है ना, अब हमारे पास कैल्शियम चाहिए होता है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे लिखा है कि जो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास सिस्टर्नी की, तो उसमें क्या होता है कि गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल्स प्रेजेंट होता है, और जो टी ट्यूब्यूल्स होता है ना वहाँ पे वोल्टेज सेंसर प्रोटीन्स लगे होते हैं। अब जब एक इम्पल्स आती है और सार्कोलेमा जो होते हैं वो डीपोलराइज होते हैं ना, तो ये वोल्टेज सेंसर प्रोटीन इसको सेंस कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल्स होते हैं सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कैल्शियम जो होता है वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सारा प्रोसेस वो होता है। ठीक है, अब जब वो जो डीपोलराइजेशन वेव होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वोल्टेज सेंसर प्रोटीन्स उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये गेट्स ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा से कैल्शियम जो होता है वो अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। ठीक है, थ्रू कैल्शियम मेम्ब्रेन पम्प्स। ठीक है, फिर इस वजह से इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि सिग्नल्स को ये रिसीव करता होता है और कैल्शियम रिलीज़ करता है। फिर आ जाती है इनर्वेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसकी दो किस्म की इनर्वेशन, एक मोटर इनर्वेशन इफेरेंट एंड सेंसरी इनर्वेशन एफरेंट। ठीक है, जो सेंसरी इनर्वेशन होती है ना, इसमें सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं। क्या लिखा है, द सेंसरी फाइबर्स सप्लाइंग द skeletal muscle pass through a special type variety of sensory nerve endings called वो मसल स्पिंडल्स। ठीक है, जो नर्व एंडिंग्स होती है सेंसरी की उनको हम कहते हैं मसल स्पिंडल्स, और ये जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं थ्रू आउट द स्केलेटल मसल। अच्छा इनका काम होता है कि ये सिग्नल लेकर जाती हैं टू द सीएनएस, और ये बताती हैं कि डिग्री ऑफ टेंशन या स्ट्रेच जो है वो मसल में कितना है। अच्छा जो मोटर इनर्वेशन है ना, ये आती है कि जो मोटर नर्व फाइबर होती हैं वो मोटर न्यूरॉन से आती है, अल्फा मोटर न्यूरॉन से, जो कि प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में। वहाँ से ये जो होते हैं मसल फाइबर्स कह रही हूँ, नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो आते हैं और इनर्वेट मतलब पहले एपिमाइजियम को क्रॉस करते हैं, फिर पेरीमाइजियम, फिर एंडोमाइजियम आते हैं, और
आखिर में जाके एक मसल फाइबर को जो है वो सप्लाई करते हैं। वहाँ पे जो मोटर नर्व एंडिंग होती है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे बात की गई है कि जहाँ पे डेलिकेट मूवमेंट्स होती हैं जैसे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में, तो वहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन जो होगा ना वो बस 3 से 10 तक मसल फाइबर सप्लाई करेगा, और जो पोस्टल मसल होते हैं जिनकी इतनी फाइन मूवमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, तो वहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन होगा वो सेवरल थाउजेंड मसल फाइबर्स को सप्लाई करेगा। जैसे हमने स्मूथ मसल में पढ़ा था कि जो मल्टी यूनिट थे, मतलब एक एक स्मूथ मसल को जो था अपना अपना इनर्वेशन आ रही थी, जबकि सॉलिटरी या जो यूनिटरी था उसमें ये था कि एक बंडल था और उसमें फिर एक नर्व आती थी, फिर गैप जंक्शंस के थ्रू जो होता था सिग्नल्स ट्रांसमिट होते थे, ये लाइक वॉल ऑफ इंटेस्टाइन वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे इतनी फाइन या ग्रेडेड मूवमेंट्स नहीं चाहिए होती। कार्डियक मसल्स होते हैं ना, ये मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट बनाते हैं। इनकी जो मसल्स है उनको कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं, और ये जो होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, इनकी ये बातें स्ट्राइटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि इनकी ना ये एक सेल दूसरे सेल के साथ जो होता है वो अटैच होता है थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क। मतलब जो स्केलेटल मसल होता है उसमें एक स्केलेटल मसल फाइबर होता है तो वो बस सिंगल सेल होता है, जबकि इनके जो कार्डियक मसल फाइबर होता है वो बना होता है लीनियर सेल टू सेल अटैचमेंट के साथ, कि एक सेल जो होगा दूसरे के साथ इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू कनेक्टेड होता है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय अ नेटवर्क ऑफ कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स, जो कि एंडोमाइजियम को रिजेंबल करता है, और फिर जो कुछ बंडल ऑफ कार्डियक मसल होता है वो कवर्ड होता है बाय द पेरी वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि पेरीमाइजियम को करिस्पॉन्ड करता है ऑफ द स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल सेल्स या कार्डियोमायोसाइट्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड एंड ब्रांचिंग सेल्स होते हैं, और डायमीटर एवरेज 20 माइक्रोमीटर होता है, लेंथ होती है 90 to 120 माइक्रोमीटर। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल, मतलब एक ये मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन कभी कभार ये बाइन्यूक्लिएटेड भी होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस लार्ज होता है, पेल स्टेनिंग होता है और ओवल शेप का होता है। अच्छा, सार्कोप्लाज्म या जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें वही जैसे डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, वो सब कुछ होता है। ख़ास बात ये है कि एक तो कि इसमें जो 50% होता है साइटोप्लाज्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्यूपाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी होता है फॉर द एरोबिक मेटाबॉलिज्म इन द कार्डियक मसल। और दूसरी बात ये कि जो इसका एट्रिया होता है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, वहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एट्रियल ग्रेन्यूल्स ना। अच्छा, एट्रियल ग्रेन्यूल्स में होता है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। जब हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो चुकी होती है तो ये एएनएफ जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और ये डायलिसिस जो है वो इंड्यूस कराता है, ताकि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो दोबारा से नॉर्मल तक आ जाए, रिड्यूस हो गए। और ये डायलिसिस कराता कैसे है? बाय इनहिबिशन ऑफ द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन थ्रू द किडनी ट्यूब्यूल्स, पर्टिकुलरली थ्रू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो इंटरकलेटेड डिस्क हैं ये अपीयर होती हैं डार्क स्टेन क्रॉस बैंड्स के फॉर्म में, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कौन से? डिस्मोसोम्स, फेशिया एडहेरेंट्स एंड गैप जंक्शंस। डिस्मोसोम्स और फेशिया एडहेरेंट्स का जो काम है वो है कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट बिटवीन द एडजॉइनिंग कार्डियोमायोसाइट्स, और जो गैप जंक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, ताकि सिग्नल जो ट्रांसमिशन हो सके, ठीक है। अच्छा, फिर है कि जो टीट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे स्केलेटल मसल में ट्राइड था, यहाँ पे डाइड होगा, मतलब एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक टीट्यूब्यूल जो होगा वो एक डाइड बनाएगा, ठीक है। फिर है इनर्वेशन कार्डियक मसल की, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, ठीक है, वो होती है। लास्ट टॉपिक है मसल टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो तीनों वेराइटीज़ की डिफरेंट पोटेंशियल है। स्मूथ मसल की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें यह है कि जो पेरिसाइड्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट और फिर माइटोसिस अंडरवेंट करते हैं, और जो होता है अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। स्केलेटल मसल की लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी है। इसमें एक पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती है जिनको सैटेलाइट सेल्स कहते हैं। जब हमारे पास कोई डैमेज वगैरह होता है तो ये सेल्स जो होते हैं वैसे डोरमेंट होते हैं, और जब इंजरी हो जाती है तो ये वापस जो होते हैं सेल साइकिल अपना स्टार्ट कर लेते हैं और अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। अच्छा, जो कार्डियक मसल सेल्स हैं इनकी जो है इनकी है नो रीजनरेटिव एबिलिटी। देयरफॉर अगर वो डैमेज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं ना तो वहाँ पे फिर स्कारिंग हो जाती है, वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके बाद हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।